हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करते हैं अपना आगे का क्लास 3। अभी लेसन तो फर्स्ट ही चल रहा है, लेकिन ये क्लास 3 है अपनी। मैं थोड़ा धीरे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लेसन फर्स्ट है और ये पूरा जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेसन है। यानी अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आता है तो आगे आप जो लेसन पढ़ोगे उसके साथ आप इंटरलिंक कर पाओगे चीजों को कि अपन भूगोल में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। भूगोल और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कल अपन देख रहे थे, अपन ने क्या देखा कल? अपन ने देखा कि भूगोल का जो है संबंध देखना था किससे? अन्य विज्ञानों के साथ में संबंध देखना था, जिसमें अपन ने भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान का संबंध देख लिया था। अब अपन देखेंगे भूगोल और सामाजिक विज्ञान का संबंध। ठीक है, आज मैं थोड़ा मैप लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि कल भी मुझे मैप की कमी बहुत महसूस हो रही थी। अगर कोई भी चीज आए सामने और आपको समझानी हो तो फिर बिना मैप के वो समझा नहीं पाऊंगी मैं, इसलिए आज मैं मैप लेके आई हूँ साथ में। ये थोड़ा जूमिंग वाला है, इसमें आप अपन इसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। रेखा चित्र में कौन सा रेखा चित्र जो अपन ने कल देखा था? वो जिसमें भूगोल बीच में था और इस तरफ जो है प्राकृतिक विज्ञान थे, इस तरफ जो है सामाजिक विज्ञान थे। ठीक है, तो रेखा चित्र कौन सा रेखा चित्र है उसकी बात हो रही है, तुमको समझ में आता है उससे? चलिए, रेखा चित्र में दिखाए गए प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा के रूप में अंतरपृष्ठ संबंध है, यानी इंटरफेस रिलेशन भूगोल के साथ इन सामाजिक विज्ञानों का। अब जैसे इतिहास का संबंध अपन पहले से ही देख चुके हैं, जैसे अपन ने पिछले लाइन्स में अपन ने देखा था यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। भूगोल क्या करता है? क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, और जबकि इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। तो इतिहास के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ लिया है इसमें, और इसमें आगे बाकी के जो है सामाजिक विज्ञान उनके साथ संबंध देखेंगे। ठीक है, भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही देख चुके हैं अपन। ओके, तो अंतर संबंध का पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है, यानी प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना उसकी एक फिलोसफी होती है कि वो किस बेस पे बना है, उसके पीछे का जो आधार है वो क्या है। ठीक है, उस विषय का मूल आधार जो है वही वो दर्शन ही होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करता है, यानी कोई भी जो चीज है उसकी फिलोसफी क्या है, उसके उस विषय के बनने के पीछे का कारण क्या है, उसका आधार क्या है, वही उसकी जड़ होती है। उसके क्रमश विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है, और इसकी जो विकास प्रक्रिया है उसमें भी ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट करता है। कौन? ये दर्शन। ठीक है, इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यानी एक भूगोल की ब्रांच होती है जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। ठीक है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास जिसका नाम है, ये एक ब्रांच है भूगोल की, जो मात्र शाखा है भूगोल की। ठीक है, तो इस पूरे पाठ्यक्रम में, इन पूरी बुक्स में जो है आपको देखने को मिल सकती है। ये मतलब भौगोलिक चिंतन इतिहास का जो पार्ट है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि भूगोल का चिंतन कैसे विकसित हो रहा है, कैसे भूगोल बना। ठीक है, और क्या इसमें पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तरीका क्या है, ये सब है ना अपन इसी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी का मतलब जनसंख्या भूगोल या जनसंख्या विज्ञान, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। यानी समाज की जो यथार्थता है, जो समाज की जो सच्चाई है, समाज का जो रूप है, वो हमारे सामने ये सारे के सारे सामाजिक विज्ञान है, ये प्रस्तुत करते हैं। भूगोल की जो सभी शाखाएं भी है, जिसमें सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल, ये सारी की सारी भी इन विषयों से क्या है? घनिष्ठता से जुड़ी हुई है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती है। यानी प्रत्येक जगह पे क्या है? किसी स्थान की एक विशेषता होती है। ये वर्ड है ना स्थानिक विशेषता, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, और इसको हाईलाइट करने की अपने को भी जरूरत है, नहीं है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये जो स्थानिक विशेषताएं हैं, ये कह रहा है कि इनमें क्या है? इन सारी जो विज्ञान है भूगोल के, इनमें क्या है? प्रत्येक में क्या मिलती है? स्थानिक विशेषताएं मिलती है। यानी किसी स्थान का समाज कैसा है, किसी स्थान की राजनीति कैसी है, किसी स्थान में आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वहां की जनसंख्या कैसी है, उस स्थान के अधिवास कैसे, तो इन सब की क्या है? स्थानिक विशेषताएं मिलती है। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र
राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, ठीक है, का विश्लेषण है। इन सब का विश्लेषण राजनीति शास्त्र में करते हैं। और राजनीति भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। वही क्या है, राजनीतिक भूगोल क्या करता है, सॉरी, राजनीतिक भूगोल क्या है, एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र का भी अपन राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, या जिस क्षेत्र का भी अपन राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या है ना, राजनीतिक भूगोल क्या करती है, उस क्षेत्र का इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में उस राज्य की और उसकी जनसंख्या की जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करता है कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का उनका व्यवहार कैसा है, वो किस प्रकार की मतलब राजनीति में बिलीव करते हैं, किस प्रकार की राजनीति यहाँ की है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, विवरण, विनिमय, उपभोग का विवेचन करता है। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र में अपन क्या करते हैं, ये देखते कि भाई कितना उत्पादन हुआ है ना, उसका विवरण क्या क्या है, विनिमय कैसा चल रहा है उस देश में, उपभोग कितना हो रहा है, ठीक है, इन सब का ही तो विवेचन, इन सब का ही तो वर्णन करता है अर्थशास्त्र। वैसे ही अर्थव्यवस्था, ये जो है अपनी आर्थिक भूगोल, यहाँ देखिए लास्ट लाइन पर देख लेते हैं, इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। ठीक है, इन सभी विशेषताओं में क्या है, प्रत्येक का एक स्थानिक पक्ष होता है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देती हूँ, ठीक है, प्रत्येक का एक स्थानिक पक्ष होता है। वहां ये तो वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है, तो वहाँ क्या होगी, आर्थिक भूगोल की भूमिका आ जाएगी। जब बात स्थानिक से जुड़ जाए, यानी किसी स्थान की जो है अर्थव्यवस्था, किसी स्थान का उत्पादन, किसी स्थान का उपभोग, किसी स्थान का जो है अपने विनिमय, इसलिए सब आ जाए, तो स्थान जुड़ते ही वो भूगोल में चला जाता है, ठीक है, आर्थिक भूगोल जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। ठीक है, भूगोल क्या है, स्थानिक पक्ष। कल मैंने आपको 4 आयाम में बताया था ना, भूगोल का सबसे पहला आयाम है स्थानिक आयाम, तो स्थान के संदर्भ में ही भूगोल अध्ययन करता है। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकीकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। तो जनांकीकी का अध्ययन जनांकीकी के अध्ययन में क्या किया जाता है, जनसंख्या का तो अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वैसे जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, उपयुक्त विभाजन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ये अध्ययन के विधि तंत्र और उपादानों का अनुसरण करता है। लेकिन अध्ययन और विधि तंत्र तो भूगोल के ही लगते हैं, बाकी दूसरे विज्ञानों से सब्जेक्ट से ये क्या करता है, घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। उनकी जो विषय वस्तु है, जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये क्या है, ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। इन सब का उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग का स्थानिक पक्ष में जब अध्ययन होगा तो वो आर्थिक भूगोल बन जाएगा। तो यानी विषय वस्तु तो इनसे ले लेता है, लेकिन विधि तंत्र और उपादान भूगोल के ही होते हैं, जो इन अन्य विषयों से इसे अलग कर देता है। क्या ये इसके विधि तंत्र, ये उपादान इसे अन्य विषयों से अलग करते हैं। ठीक है, इसका अन्य विषयों से परासरणी संबंध होता है। परासरणी मतलब जैसे ही अपन को कोई चीज वहां से चाहिए होगी तो अपन वहां से ले लेंगे। ठीक है, जबकि सभी अन्य विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। यानी भूगोल जो है दूसरे विषयों के साथ में अपना विषय क्षेत्र साझा करता है, अपने जो विषय की वस्तु है पढ़ने की, उसे जो है साझा करता है और वहां से लेता भी है, जबकि बाकी सभी सब्जेक्ट का अपना एक निजी विषय क्षेत्र होता है। ठीक है, भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसा कि शरीर की सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली के द्वारा पृथक पहचान होती है। यानी जैसे शरीर में भी क्या होता है, भाई ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, एक झिल्ली होती है, वो उसको अलग कर देती है एक कोशिकाओं को। ठीक है, लेकिन भूगोल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको अलग कर पाओ, ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप है। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट भूगोल के अंदर, परंतु रक्त बहाव अवरुद्ध नहीं होता। फिर भी इन झिल्लियों में क्या है ना, रक्त तो बहता ही रहता है ना, भले ही झिल्लियां अलग अलग है, एक कोशिकाएं अलग अलग है प्रत्येक झिल्ली से, लेकिन इसके अंदर जो रक्त बह रहा है वो क्या है, वो फ्लो रुकता नहीं है। ठीक है, वैसे ही भूगोल इन सब में फैला हुआ है, इन सभी विषयों में, और सभी विषय भूगोल में है। भूगोल वेता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं और आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण करता है। तो ये दूसरे जो विषय है, इन सहयोगी विषय, इनसे सूचना लेता है भूगोल, आंकड़े प्राप्त करता है और क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में, स्थान के परिप्रेक्ष्य में उसका संश्लेषण कर लेता है। मानचित्र भूगोल वेताओं का बहुत प्रभावशाली उपकरण है,
जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि मानचित्र जो होता है ना, उसको देख करके अपन किसी भी डेटा को सारणीबद्ध कर सकते हैं कि भाई अच्छा जनसंख्या है, कहाँ की है, उस जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मान लो भारत की है, भारत में कितने राज्य हैं, उन राज्यों का अपन 1 2 3 4, ठीक है, राज्यों के नाम, राज्यों में जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या का प्रतिशत, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, बच्चों की संख्या, इस तरह से अपन उसको है ना सारणीबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे भूगोल वेताओं के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरण कौन सा है? मानचित्र। क्वेश्चन बन सकता है, लिख लेना ये क्वेश्चन आप। भूगोल वेता के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरण है मानचित्र। देखो मैं भी एक भूगोल वेता हूँ, मैं भी आप लोगों के लिए आज क्या लेके आई हूँ, ये मानचित्र लेके आई हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे कल भी इसकी कमी फील हो रही थी कि भाई बिना मानचित्र के मैं आपको किसी जगह के बारे में बताऊंगी, ठीक है, किसी क्षेत्रीय प्रतिरूप को समझाऊंगी तो कैसे समझाऊंगी, इसलिए मैं आज क्या लेके आई, आप लोगों के लिए मैप लेके आई। तो भूगोल वेता का सबसे प्रभावशाली उपकरण क्या होगा? मानचित्र होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मैं इसको क्या है ना हटा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी इसकी, अपन इसको ले लेंगे। ठीक है, अपन यहाँ थे। अब आ जाता है अगला टॉपिक अपना, भूगोल की शाखाएं। एक बार से मैं पेन चेंज करूंगी, इसे रेड कर लेते हैं। भूगोल की शाखाएं, ठीक है। देखो मैंने मोटा मोटा तो आपको बता ही दिया कि भाई भूगोल जो है वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। भूगोल जो है मोटी मोटी दो शाखाओं में बटा हुआ है। पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। अभी तक जो मैं आपको ये सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान समझा रही थी, वो इसी का ही भाग है। ये भौतिक भूगोल क्या है? ये प्राकृतिक विज्ञानों से बना हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान बोले तो मृदा विज्ञान, गणित विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, है ना, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ठीक है। और ये जो मानव भूगोल है, ये सामाजिक विज्ञानों से मिलकर बना है। जैसे राजनीति भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सब क्या है? ये सामाजिक विज्ञान है जो मानव भूगोल को बनाता है। ठीक है, तो भूगोल की शाखा में आपके सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भूगोल की दो शाखाएं प्रमुख, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो है प्राकृतिक विज्ञानों से बना है और मानव भूगोल जो है सामाजिक विज्ञानों से बना है। एक बार मैं इसको बताती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, वापिस याद करने के लिए कृपया चित्र 1.1 को देख लीजिए। ये कह रहा है कि अपन ने जो चित्र देखा था कल, तो एक बार देख लो। ये अपना चित्र पीछे चला गया, ये देखो, ये क्या है? ये मानव भूगोल है। ठीक है, और ये देखो प्राणी भूगोल, पादप भूगोल, मृदा भूगोल, समुद्र विज्ञान, जलवायु, भूआकृति, गणित, ठीक है, यहाँ तक ये। और एक अपना पर्यावरण भूगोल भी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। ये सब क्या है? इसको छोड़ देना, मानव भूगोल को ये करा दे। ये सब क्या है? ये भौतिक भूगोल के भाग, ठीक है। और ये मानव भूगोल, ठीक है, ये अपना सांस्कृतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन, सामाजिक भूगोल, और आगे अपना ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक और सांख्यिकी भूगोल, ठीक है, आर्थिक सांख्यिकी भूगोल। ये सब क्या है? ये मानव भूगोल के भाग है। यानी भौतिक, अभी जो मैंने आपको बताया था कि भूगोल जो है ये दो भागों में बटा हुआ है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो ये भौतिक भूगोल की सब ब्रांचेज है, जिसमें जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ठीक है, अपने आगे पादप विज्ञान, है ना, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, ठीक है, गणित भूगोल। गणित भी क्या है? एक प्राकृतिक विज्ञान है जो भौतिक भूगोल में आती है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अपने बाकी के है ना, ये मानव भूगोल के सब ब्रांचेस है, जैसे सांस्कृतिक भूगोल, भौगोलिक चिंतन है, सामाजिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांख्यिकी भूगोल। देखो एक थोड़ी सी चीज याद रखना, दो बार बता चुकी हूँ मैं। गणित जो है वो प्राकृतिक है और सांख्यिकी जो है ये मानवीय है। यानी गणित जो है ये नेचुरल विज्ञान है, क्योंकि जो नंबर होते हैं 1 2 3 4, जीरो नहीं आता, सॉरी, 1 2 3 4, ये क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है, इन्हीं से गणित बनी है। लेकिन इन आंकड़ों को सेट करना, जैसे इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है ना, इनमें से बीच में कौन सा है ना, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है,
कौन है जिसमें ये दो कब आग जा सकता है, ये सारी अपन सेटिंग करते हैं, वो सांख्यिकी कहलाती है, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक्स अलग है, ये इंसानों ने बनाई अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, क्योंकि भाई गणित और सांख्यिकी में डिफरेंस है, और ये दोनों अलग अलग है, मतलब भूगोल के अलग अलग भागों में आते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक बार से वापस इस चित्र को देख लिया है। चले आगे, चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है। यानी शिक्षा के इसकी जो शिक्षा अपन ले रहे हैं ना भूगोल की, उसके अंदर और भी शिक्षाएं शामिल है। ठीक है, तो अंतर शिक्षण विषय है, इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी विषय है। ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। उपागम है उसका पढ़ने का तरीका। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन को के दो प्रमुख उपागम है। कितने हैं? दो। एक विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम, एक प्रादेशिक विषय वस्तु या प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तु जो है ये भूगोल का उपागम वैसे उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। सामान्य बन भूगोल को पढ़ते हैं वो इसी उपागम से पढ़ते हैं। ये उपागम जो है जर्मन भूगोलवेता अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इसको एक बार से हाईलाइट करो आप, मैं इसके बारे में आपको भी बहुत सारी जानकारी देने वाली हूँ। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट द्वारा बनाया गया है इस उपागम को, मतलब ज्यादा यूज किया गया है और इसी ने इसको विकसित किया है। जबकि प्रादेशिक भूगोल का जो ये उपागम है, जो पढ़ने की विधि है, वो हम्बोल्ट के जो साथ थे दूसरे जर्मन भूगोलवेता, यानी हम्बोल्ट के ही टाइम के हैं। कौन? कार्ल रिटर, इनको भी आप हाईलाइट करो। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इन दोनों भूगोलवेताओं ने इन दो विधियों को क्या किया है? विकसित किया है। बनाया नहीं है, बनाया तो ना बहुत पहले ही बन गई थी, लेकिन विकसित इन दोनों ने किया है। ठीक है, अब देखो मैं एक बार से आप लोगों को पहले ये उपागम बता देती हूँ कि ये उपागम क्या है, ये तरीका क्या है, किस तरह से पढ़ते हैं भूगोल में। ठीक है, यानी भूगोल को पढ़ने के तरीके हैं। तो पहला है भूगोल का उपागम, यानी तरीके। जैसे भूगोल के उपागम इस तरह से आप अपने नोट्स वाली कॉपी में लिख के जाना साथ के साथ। जो चीजें मैं यहाँ लिखाती हूँ ना, वो कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध इसे विषय वस्तु उपागम भी कहते हैं। एक बार से मैं इसको साफ करती हूँ फिर। पहला तरीका है क्रमबद्ध उपागम। उपागम का दूसरा नाम क्या है? विषय वस्तु उपागम। दूसरा तरीका है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या है, ये कौन से तरीके से मतलब पढ़ा जाएगा भूगोल को? तो जैसे कि मान लो ये पूरा विश्व है। ठीक है, अब विश्व में अपन को जलवायु का अध्ययन करना है, तो अपन क्या करेंगे? पूरे विश्व की जलवायु का अध्ययन करेंगे। ये भाई भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये मकर रेखा है। इन दोनों के बीच में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्ष है। यहाँ पर जो है ये शीतोष्ण है, नीचे आर्कटिक वर्ष तक ये शीतोष्ण है। ऊपर जो है शीत कटिबंध है। यानी पूरे विश्व का एक साथ अध्ययन कर लिया जलवायु को लेकर के। ठीक है, वैसे ही मृदा ली। मृदा जो है पूरे विश्व में देख ली कि भाई इस वाली पेटी पे जो है यहाँ की मृदा जो जालोड़ मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ पे जो है पथरीली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है शीतोष्ण कटिबंध की जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी। तो इस तरह से अपन ने क्या किया? पूरी मृदा का एक साथ अध्ययन कर लिया, पूरी जलवायु का एक साथ अध्ययन कर लिया। ठीक है, ये क्या था? ये नॉर्मल सा सामान्य भूगोल का अध्ययन करने वाला क्रमबद्ध उपागम था। अब क्या होगा? प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं? जैसे अब अपन को मैप की जरूरत पड़ गई है, मैं मैप निकालती हूँ। ये अपना मैप, ये देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है? अपन क्या करते हैं? पूरे विश्व को इस तरह, ये जो विश्व है इसको प्रदेशों में बांट लेते हैं, जैसे अपन ने बांटा हुआ भी है नॉर्मली। ठीक है, एक बार से मैं इसको फोन चलाने लायक बनाती हूँ। ठीक है, देखो
ये क्या है? ये है अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एक प्रदेश बना दिया ना इसको। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है? यूरोप महाद्वीप। ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है? एशिया महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। ये क्या है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी इस पूरी पृथ्वी को कुछ प्रदेशों में बांट दिया ना, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात महाद्वीपों या सात प्रदेशों में बांट दिया। अब क्या करेंगे? जैसे जलवायु का अध्ययन करना है तो अपन क्या करेंगे? पहले तो अपन क्या करे थे, पूरी पृथ्वी का ऐसे जलवायु के जो है क्षेत्र बांट दिए थे कि भाई ये गर्म क्षेत्र है। और एक बार मैं पेन से चेंज करती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। जैसे अपन ने इसको बांट दिया था कि भाई ये गर्म क्षेत्र है, इसके ऊपर ये शीतोष्ण क्षेत्र है, ऊपर जो है शीत, फिर नीचे और शीतोष्ण है और नीचे फिर शीत है। अब अपन क्या कर रहे हैं? अब अपन जो कर रहे हैं इसमें क्या किया अपन ने? प्रदेशों में बांट दिया है इसको, पूरी पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया है? प्रदेशों में बांट दिया है। मैं वापस इसके प्रदेश बना देती हूँ। जैसे ये हमारा प्रदेश है, ये प्रदेश है, ये प्रदेश है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये ओशिनिया और ये अंटार्कटिका। अब क्या करेंगे अपन? अब जो अपन जलवायु का अध्ययन करने बैठेंगे ना, तो पहले एक प्रदेश को लेंगे। जैसे मान लो पहले नंबर पे ये ले लिया, तो अब सिर्फ जलवायु उत्तरी अमेरिका की पड़ी जाएगी कि उत्तरी अमेरिका के इस उत्तरी भाग में कैसी जलवायु है, यहाँ कैसी जलवायु, यहाँ कैसी जलवायु। ठीक है, यहाँ पे पर्वत है तो यहाँ पे क्या जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ रोकीज पर्वत है तो यहाँ पे क्या जलवायु का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ की जलवायु कैसी है यहाँ की तुलना में। सिर्फ इस एक ही प्रदेश का अध्ययन करेंगे, बाकी सारा ये विश्व क्या है? अलग है। ठीक है, जैसे ही इसकी जलवायु कंप्लीट हो जाएगी फिर अपन नीचे जाएंगे दो नंबर वाले पे। जैसे मान लो दो नंबर इसको माना अपन ने, फिर अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है? एंडीज पर्वत है, इसकी जलवायु यहाँ कैसी है, यहाँ कैसी है। इस पूरे एक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। फिर आएंगे यूरोप में तीन नंबर पे, यूरोप की करेंगे। फिर अफ्रीका पे आएंगे, फिर अफ्रीका की करेंगे। फिर एशिया पे आएंगे, एशिया की जलवायु निकालेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया पे आएंगे, ओशिनिया की जलवायु निकालेंगे। अंटार्कटिका की जलवायु निकालेंगे। इस तरह से एक एक करके अपन ने प्रदेशों का अध्ययन किया है, सिर्फ एक ही चीज को। तो प्रादेशिक अध्ययन की विधि में क्या होता है कि विश्व को प्रदेशों में बांट देते हैं। जैसे प्रदेशों में बांट दिया और एक एक कारक का अध्ययन एक एक प्रदेश में वो पूरी तरह से करते हैं। देखा आपने? अंतर समझ में आया? पहले तो अपन क्या कर रहे थे? पूरी पृथ्वी को एक मान लिया, यानी ये पृथ्वी क्या है? ये एक ही है। ये पूरी पृथ्वी क्या है? ये एक ही है। और फिर अपन ने इसके प्रदेश बनाए, कौन से? जलवायु प्रदेश। ये देखो, ये एक जलवायु का उष्ण प्रदेश, ये शीतोष्ण प्रदेश, ठीक है, और ये शीत प्रदेश। यहाँ पे भी ये शीतोष्ण प्रदेश और ये शीत प्रदेश। तो इस तरह से क्या हुआ? अपन ने पूरी पृथ्वी को एक मान करके जलवायु का अध्ययन किया और सारी की सारी जगह इसमें शामिल हो गई। जबकि अपन ने प्रादेशिक अध्ययन में क्या किया? देखो, अपन ने प्रादेशिक अध्ययन में क्या किया? इस एक प्रदेश का अध्ययन किया, फिर इसे दूसरे प्रदेश का तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे और सातवें। इस तरह से अपन ने एक एक एरिया की एक एक महाद्वीप का अलग अलग अध्ययन किया है। हुआ तो इसमें भी पूरी पृथ्वी का अध्ययन है, हुआ उसमें भी पूरी पृथ्वी का अध्ययन है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो इसे ही उपागम कहते हैं। भूगोल के अध्ययन का तरीका उपागम कहते हैं। आया समझ में? होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन इसमें देखते हैं। तो भूगोल के जो उपागम है कितने हैं? दो, प्रादेशिक और क्रमबद्ध। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भूगोल के उपागम समझ में आ गए होंगे कि भूगोल के जो उपागम है वो कितने हैं? दो हैं। और कौन कौन से हैं, क्या है इसमें? क्या होता है? क्रमबद्ध या विषय वस्तु उपागम, यानी पूरी पृथ्वी को एक इकाई मान करके पूरी पृथ्वी का अध्ययन प्रत्येक कारक का कर लिया जाता है। प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं? पृथ्वी को कुछ भागों में बांट देते हैं और एक एक भाग का अलग अलग कारकों के रूप में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये उपागम समझ में आ गए कि उपागम होते क्या है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब मैंने आपको कुछ हाईलाइट करवाया था, जैसे कि एक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और एक कार्ल ड्यूकर। तो मैं आपको ये हाईलाइट इसलिए करा रही हूँ, इसके आगे आपको लिख लेना है अपनी बुक के अंदर, और नोट्स में भी अलग से लिखना चाहो तो लिख लेना। ये है आधुनिक भूगोल के पिता। अब देखो, भूगोल के पिता पे बहुत बड़ी बड़ी बेसें होती है भाई। ठीक है, तो आपको मैं इसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। आज टाइम शायद इसी में चला जाए, शाखाओं में। हो सकता है आज भी हमारा लेसन पूरा ना हो, लेकिन एक एक चीज आपको आनी चाहिए कि इस बुक में, इस लेसन में अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल भी अफरा तफरी में नहीं पढ़ा रही हूँ, एकदम आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए कि बुक में जो दे रखा है वो क्यों दे रखा है। तो ये क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या है? आधुनिक भूगोल के पिता है, नए जमाने के भूगोल के पिता है। और इनके साथ साथ इनके जो दोस्त है कार्ल रिटर,
इनको भी क्या कहा जाता है, इस आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं कि ये जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये है आधुनिक भूगोल के पिता, और इनके साथ साथ ये भी आधुनिक भूगोल के पिता। क्यों? क्योंकि टाइम देखो इनका 1769 से 1559, यहाँ देखो 1769 और 80 से 1559, यानी दोनों की मृत्यु एक साथ हुई और दोनों दोस्त भी थे। लेकिन इनका जो भूगोल को पढ़ने का तरीका था वो था क्रमबद्ध, और इनका जो तरीका था वो था प्रादेशिक। ठीक है, इस तरह से क्या है, ये दोनों क्या है, एक साथ भूगोल, आधुनिक भूगोल के पिता कहलाते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भूगोल के पिता कौन है, भूगोल के जनक कौन है, ठीक है, भूगोल के जनक का क्वेश्चन पूछते ही आपके दिमाग में आएगा कि मैम केटीएस। केटीएस, एक मिनट रुकिए, केटीएस जो है वो भूगोल के पिता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने ये ग्रीक विद्वान है, ग्रीक जो भी मतलब दर्शन था उसमें से, और जो भूगोल का अध्ययन किया गया था उसमें से इन्होंने क्या किया, सारे के सारे भूगोल से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे, वो चीजें थे, एक जगह करके, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, जे पेरियोडस। नाम लिखते जाना जो मैं लिख रही हूँ, जे पेरियोडस। ये बुक लिख करके भूगोल को एक जगह इकट्ठा किया था, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, भूगोल के पिता। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में इसी बुक में पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है कि भूगोल शब्द, भूगोल जो शब्द है ना, ये शब्द ज्योग्राफी इंग्लिश में, ठीक है, ज्योग्राफिया नाम की एक बुक किसने लिखी थी, इरेटोस्थेनीज ने, इरेटोस्थेनीज ने लिखी थी। ये भी ग्रीक विद्वान है। ठीक है, तो पहली बार ज्योग्राफी शब्द देने के कारण इनको भी भूगोल का जनक कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, पुराने पिता हैं, और ये नए पिता है, कौन, हम्बोल्ट और रिटर। अब आपको मैडम आपने तो चार चार लोगों के नाम बता दिए, चार चार पिता, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा और हमें आंसर कैसे करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन सीधा सा आ जाए कि भूगोल के पिता कौन है, ठीक है, सिर्फ पिता पूछ ले, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर केटीएस हो, और तीनों ही नहीं है, कोई भी और कोई नहीं है, तो केटीएस है और बाकी कोई दूसरे हैं, तो आपको केटीएस करके आना है। अगर ऑप्शन में इरेटोस्थेनीज हो और केटीएस नहीं हो तो इरेटोस्थेनीज करके आना है। लेकिन मैडम दोनों आ गए, तो दोनों आ गए तो इसको करके आना। वैसे दोनों नहीं देगा, लेकिन फिर भी आरपीएससी ने पहले भी इसको माना था, तो आपको इरेटोस्थेनीज करके आना है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, और अगर मान लो ऐसे पूछा है, भूगोल के पिता ही पूछा है, कुछ भी नहीं दिया, ऑप्शन दे दिया ही केटीएस, केटीएस, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट कौन से, ये वाले, और रिटर, रिटर, और चौथा दे दिया इरेटोस्थेनीज, चारों के नाम दे दिए। अब क्या करें मैडम, तो इरेटोस्थेनीज करके आओगे, सिर्फ पिता पूछा है, आधुनिक प्राचीन कुछ नहीं लगाया। ठीक है, और अगर मान लो ऐसे पूछे पिता, दोनों में से एक ऑप्शन में, जैसे ये हो तो फिर ये होगा, अगर ये नहीं है, ये है तो फिर ये होगा। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होंगे पिता पूछे तो। लेकिन अगर वो ये लगा के दे पिता के साथ, क्या लगा के दे, जैसे पिता तो है लेकिन कौन सा पिता, आधुनिक पिता, नए जमाने का पिता, पूछ ले आपसे कि आधुनिक पिता कौन है, तो सीधे ही अम्बोल्ट को टोके आना दिखते। लेकिन मैडम अम्बोल्ट के साथ वहां रिटर भी था। अब क्या करें, ऑप्शन में एक तो रिटर दे रखा है, एक अम्बोल्ट दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो एक बार से ऑप्शन 3 जो है ना उसको चेक कर लेना, कहीं उसमें दोनों तो नहीं है, क्योंकि मोस्टली दोनों साथ देता है, तो दोनों लिखा के देगा, तो तीसरा सही होगा। ठीक है, और अगर मान लो ये नहीं है, सिर्फ ये है तो ये करना, ये नहीं है सिर्फ ये है तो ये करना, और दोनों हो और ऑप्शन में दोनों भी नहीं हो, यहाँ पे मान लो लिख दो, कोई और ही हो गया, मान लो कुछ और ही दे दिया, मान लो यहाँ पे इसने दे दिया अपना टोली में दे दिया, मान लो टोली में, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया कोई नहीं, तो आप क्या करके आओगे, दोनों थे और फिर भी है ना, मतलब जैसे एक बार मैं इसको वापस लिख देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो ऑप्शन पूछा आधुनिक पिता कौन है, ऑप्शन में दिया हम्बोल्ट, और दिया रिटर, और दिया अपना टोलेमी, और दिया कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर करके आओगे हम्बोल्ट। ठीक है, दोनों हो और ऑप्शन में दोनों लिख के नहीं दिया हो कि दोनों है, तो फिर आपको हम्बोल्ट करके आना है। जैसे इरेटोस्थेनीज और इकेटियस दोनों हो तो इरेटोस्थेनीज को करके आना है, वैसे ही दोनों हो तो हम्बोल्ट को करके आना, और रिटर नहीं हो, हम्बोल्ट ही हो तो हम्बोल्ट, और हम्बोल्ट नहीं हो, रिटर हो तो रिटर, नाम आधुनिक पिता आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगी ना इस लेसन की कंप्लीट होते ही, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब मैडम एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, हाथों हाथ पूछ लेती हूँ। आपने अपन ने देख लिया प्रादेशिक और क्रमबद्ध, आपसे पूछ ले क्रमबद्ध भूगोल का पिता कौन है? क्रमबद्ध भूगोल का पिता कौन है? ऑप्शन वही चार है, केटीएस, इरेटोस्थेनीज, केटीएस, इरेटोस्थेनीज, हम्बोल्ट और रिटर। मैं फटाफट लिख रही हूँ क्योंकि बहुत बार देख लिया अपन ने, नाम सुन लिए, अपन को आगे भी चलना है, ठीक है। तो आप क्या करके आओगे, क्रमबद्ध भूगोल का पिता देखो ये है उपागम, एक जर्मन भूगोल होता है, ये यहाँ से पूछा गया है, हम्बोल्ट होगा। अगर मैं क्रमबद्ध की जगह यहाँ पे इसको हटा करके और मैं यहाँ लिख दूं प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है, तो प्रादेशिक भूगोल के पिता देखो ये दिया रखा, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के साथ काम करने वाले दूसरे जर्मन भूगोलवेता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल रिटर, यानी प्रादेशिक भूगोल के पिता कार्ल रिटर हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये लिख लेना क्वेश्चन, और जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगी उसमें फिर मैं क्वेश्चन ऐड करूंगी, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी बोल रही हूँ वो अभी ही लिख लेना, हल्के में मत लेना कि मैम दे देंगे, क्योंकि अभी जो लिखोगे वो आपके लिए आपके हिसाब से सफिशियंट है, यानी आपने जो क्लास पढ़ी है उसके हिसाब से सफिशियंट है। आया समझ में? तो अब ये आप क्या है, इसको जरूर लिख लेंगे है ना, लिख लेंगे, मैं उम्मीद कर रही हूँ लिख लेना है आपको। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो अम्बोल्ट और ये कार्ल रिटर, अम्बोल्ट क्या है, इस क्रमबद्ध उपागम के प्रणेता है या जनक है, और जो कार्ल रिटर है प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक उपागम के प्रणेता है, यानी भूगोल के पढ़ने के तरीके हैं, यानी इन्होंने इस तरह से इसका अध्ययन किया है। अब देखो विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का, जैसे मैंने जलवायु का नाम लिया था, एक तथ्य का पूरे विश्व पर, एक साथ पूरे विश्व पे लगा देते हैं, ठीक है। पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के, एक बार मैं इसको लिख के आती हूँ, उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जलवायु है, यहाँ से कर्क से मकर के बीच कैसी है, गर्म है, उष्ण है, ठीक है। तो बाद में भी ये भी प्रदेश ही बन रहा है, देखो ये कैसा बन गया, उष्ण प्रदेश, ये पूरा एक पेटी क्या बन गई, उष्ण प्रदेश। बाद में वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है, लेकिन उसमें क्या किया जाता है प्रादेशिक में, पहले से प्रदेश बांट लेते हैं, पहले से बांट लिया भाई, ये है ये है ये है ना। बाद में अध्ययन करेंगे, पहले अध्ययन करने के लिए एक तत्व को लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसका प्रदेश बना देंगे, तो हो जाएगा क्रमबद्ध। पहले प्रदेश बनाएंगे फिर उसका अध्ययन करेंगे, तो हो जाएगा प्रादेशिक। उदाहरण के लिए यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना है, ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, पूरे विश्व का अध्ययन में उसका अध्ययन कर लेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति से यहाँ कैसे मिलती है, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, सारे विश्व में देख लेंगे प्राकृतिक, फिर देखेंगे यार यहाँ तो एक जैसी दिख रही है क्योंकि ये ठंडे प्रदेशों की वनस्पति है, ठीक है। और यहाँ पे ना यार सदाबहार वनस्पति मिल रही है क्योंकि गर्म प्रदेशों की वनस्पति। तो इस तरह से क्या है ना, अलग अलग फिर बाद में बटेगी वो, पहले पूरे विश्व में वनस्पतियां जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवत ये विषुवत वनस्पति, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले यहाँ कोणधारी वन, अथवा मानसूनी वन जो है हमारे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, मानसूनी वन। इनकी पहचान करके उनका विवेचन तथा सीमांकन कर देंगे कि मानसूनी वन का ये क्षेत्र है, कोणधारी वन का ये क्षेत्र है, विषुवत के क्षेत्रों का ये क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले से है ना एक एक चीज को ना अपन कर लेंगे, फिर उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमित स्तर के प्रदेशों में बांट लिया था, और प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं, विश्व को पहले बांट लेंगे, ठीक है। पदानुक्रम स्तर मतलब बड़ा बड़े के अंदर बड़ा, बड़े के अंदर छोटा, छोटे के अंदर छोटा, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो फिर बांट लेंगे, फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करेंगे, यानी सिर्फ अगर अपने इसको एक प्रदेश माना है ना, तो इस प्रदेश में जलवायु, मृदा, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति सब इसके किसी प्रदेश की पढ़ेंगे। जैसे ही इस प्रदेश में सारे भौगोलिक तथ्य को अध्ययन हो जाएगा, फिर अपन दूसरे में आएंगे, समझ गए। तो इस तरह से एक साथ अध्ययन न करके प्रदेशों में बांट करके उस एक प्रदेश के सभी तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है प्रादेशिक उपागम। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट या नामित प्रदेश हो सकता है। देखो प्राकृतिक यानी अगर मैं इसके अंदर ग्रीनलैंड शामिल करूं तो ये एक तरह का क्या है, भौगोलिक प्रदेश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से। राजनीति से अगर मैं मान लो इसको इतना अध्ययन करूं तो ये क्या है, ये है यूएसए का। एक बात मैं इसको साफ करती हूँ, पहले आपको समझाऊंगी। ये जो भाग है ना ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये एक राजनीतिक प्रदेश भी हो सकता है, या कोई नाम से प्रदेश हो सकता है कि भाई इसका नाम है, ठीक है। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता की एकता की खोज करते हुए किया जाता है।
और प्रदेश के अंदर जो तथ्यों का अध्ययन करते हैं ना, वो देखते हैं समग्रता से पूरे प्रदेश में कितनी विविधता है, उस समग्रता में विविधता कितनी है, उसकी एकता की खोज की भाई यहाँ पे ये ऐसा क्यों है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी जो है खोज करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। द्वैतवाद जो है मतलब द्वैतवाद एक देखो विचार है, यानी दो विचार साथ साथ चलते हैं, दो विचारों को बोलते हैं द्वैतवाद, ठीक है, यानी दो विचारों का साथ साथ चलना द्वैतवाद कहलाता है। तो भूगोल की एक मुख्य विशेषता है इसका प्रारंभ जो है, इसके प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। जैसे ये प्रारंभ से ही क्या है ना, ये भूगोल में था, जैसे कि क्रमबद्ध और जो प्रादेशिक उपागम है साथ साथ ही चलते थे। बाद में लोगों का ध्यान गया कि यार भूगोल को तो ऐसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चलते पहले साथ साथ ही थे। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। अब निर्भर ये करेगा कि अगर आपने प्रादेशिक भूगोल जो प्रादेशिक उपागम किया है, अगर अपनी विधि में प्रयोग, तो आपका जो अध्ययन है वो प्रादेशिक दिखेगा, लेकिन फिर भी पढ़ा तो पूरा विश्व जा रहा है ना, तो एक तरह से क्रमबद्ध हो गया। अगर आप क्रमबद्ध कर रहे हो तो फिर भी बाद में तो प्रदेशों में ही बढ़ रहा है, तो वो क्रमबद्ध हो गया। तो वो निर्भर करेगा कि आप किस पक्ष पे कर रहे हो। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, किसी भौतिक भूगोल पढ़ो, पर्वत पढ़ो, पठार पढ़ो, मैदान पढ़ो, यही भूगोल है, ठीक है। लेकिन बाद में ये स्वीकार कर लिया गया कि मानव जो है वो धरातल का समाकलित भाग है, यानी जिन धरातलों को तुम पढ़ रहे हो उनमें से मानव को तुम हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो मानव यही रहता है, ये मानव क्या करता है, इस धरातल को प्रभावित भी कर रहा है। जैसे ये नदी है, जैसे कोई नदी बह रही है, नदी क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। नदी हमने नहीं बनाई है, किसने बनाई, प्रकृति ने बनाई। हमने नदी बनाई नहीं, प्रकृति ने बनाई, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, उसके ऊपर डैम बना दिया, बांध बना दिया, तो उसने प्रभावित तो कर ही दिया ना। तो मनुष्य को यहाँ से तुम अलग नहीं कर सकते, बाद में ये चीज मान ली गई, ठीक है। वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। और ये जो सांस्कृतिक विकास हमारे सामने ना, रेलवे, सड़कें, है ना, हवाई जहाज, ये जितनी चीजें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है ना, ये आवास, ये झोपड़ियां, ये बिल्डिंगे, ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक विकास है। किसने किया है, मनुष्य ने किया है। जिसके जिसके योगदान किसके माध्यम से है, मानव के माध्यम से। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ ही मानव भूगोल का विकास हो गया। तो पहले भौतिक भूगोल ही पढ़ी जाती थी, धीरे धीरे मानव को जैसे ही इसमें शामिल किया अपन ने, मानव को शामिल करते ही इसमें क्या ऐड हो गया, मानव भूगोल। तो भूगोल दो भागों में बढ़ गया, भूगोल दो उपागम हो गए अपने यहाँ, भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंदर मानव पहले से शामिल था, लेकिन इस मानव का अच्छा अध्ययन करने से ये क्या होगी, एक नई ब्रांच बन गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये अपन ने देखा कि भूगोल के दो उपागम और शाखाएं दो, ठीक है। अब देखो भूगोल की शाखाएं, जिसे विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, तो ये क्रमबद्ध उपागम है, उसके आधार पर भूगोल की शाखाएं क्या है, दो है। कौन सी है, पहली है भौतिक भूगोल। इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, एक तो भू आकृति विज्ञान, जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये क्या करता है, धरातल की भू आकृतियों, उनके कर्मिक विकास से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ जो है ये कैसे विकसित हुआ, इससे जुड़ी हुई क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या हो रहा है इसमें, उसका अध्ययन कौन करेगा, भू आकृति विज्ञान में। नदी, पहाड़, पर्वत, जो प्राकृतिक चीजें होती है ना, जो स्थल पे पाई जाती है, धरातल से जुड़ी हुई आकृतियां, ठीक है, उसे भू आकृति विज्ञान में पढ़ा जाता है। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं कि भाई वायुमंडल है जो हमारे पृथ्वी के अंदर, शोभ मंडल, समताप मंडल, ये मध्य मंडल, ये अपना आयन मंडल है ना, और ये अपना बहिर्मंडल, इस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसकी संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश, विश्व के अंदर जो जलवायु प्रदेश है वो, इनका अध्ययन किसमें करते हैं, जलवायु विज्ञान में। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या है मैडम, ये सब चीजें प्राकृतिक है, इसमें मानव का कहीं रोल नहीं है। तो रोल नहीं है ना, प्राकृतिक है ना, तो ये प्राकृतिक विज्ञानों से तो जुड़ा हुआ है हमारा भौतिक भूगोल, ठीक है। जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान भी बोलते हैं इसको, ये धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील, अन्य जलाशय शामिल है, तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन। यानी जो झील, समुद्र, नदी है, इनका अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ इसका मानव पर और जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनके कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, समुद्र विज्ञान या जल विज्ञान में किया जाता है। अब देखो भूगोल की शाखा इस तरह से बटी हुई है अपने, इस सारणी को ध्यान से देखना, सारणी से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। मैं बना दूंगी क्वेश्चन, जितने भी बन सकते हैं, आप चिंता मत करना। लेकिन जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखवाऊँ ना आपको कि ये लिख लो क्वेश्चन, इसका मतलब वो तो इम्पोर्टेंट का मतलब महा इम्पोर्टेंट है, समझ के, इम्पोर्टेंट का सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। तो भूगोल की शाखाएं देखो, एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपने आ जाते हैं, देखो यहाँ से ये आ रहा है भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मृदा विज्ञान,
ठीक है। और ये मानव भूगोल ये यहाँ से आ रहा है, सामाजिक, जनसंख्या, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ठीक है। जनसंख्या में जो है दो प्रकार की बस्तियां होती है, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, ठीक है। अब इसके अलावा आर्थिक के अंदर देखो कृषि, ठीक है, औद्योगिकी, पर्यटन, अवसंरचना, व्यापार, सेवाएं, ये आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब ये देखो एक है जीव भूगोल, ये क्या है, दोनों से जुड़ा है, क्योंकि जीव मानव भी है और भौतिक, मानव किसका भाग है, इस पृथ्वी का ही तो भाग है, इस भौतिक वस्तु का ही तो भाग है मानव, इस पृथ्वी की उपज है मानव, तो मानव दोनों से जुड़ा हुआ है, इधर और भौतिक इधर। तो ये जीव भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल से भी जुड़ा है, मानव भूगोल से। तो इसके अंदर अंतर्गत क्या आते हैं, पादप, प्राणी, पर्यावरण भूगोल, पारिस्थितिकी, ठीक है। मैडम अब ये क्या है, ये देखो सिद्धांत, दर्शन, शास्त्र, यानी इसके अंदर भूगोल का, भौगोलिक चिंतन की भूगोल का विकास कैसे हुआ है, उसका दर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसके अलावा मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारिस्थितिक क्रिया, यानी जो पृथ्वी है उसकी मानव के साथ क्या क्रिया है, क्या क्रिया करता है मानव उसके साथ, ठीक है। उन दोनों के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। अब विधियां देखो, मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मात्रात्मक तकनीक, यानी कुछ डेटा अपन डेटा के एनालिसिस कर करके पढ़ते हैं। भू सूचना, जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, ये क्या है, ये नए तकनीकी तरीके हैं भूगोल को पढ़ने के, अध्ययन करने के, डेटा कलेक्ट डेटा को सॉल्व करने के, संश्लेषण विश्लेषण करने के, ठीक है। तो ये विधियां और तकनीकें हैं भूगोल को पढ़ने की, ठीक है। लेकिन मेन भूगोल की शाखाएं कितनी है, दो है, भौतिक और मानव, ठीक है। तो इस तरह से ये अपन ने सारणी को समझ लिया है। अपन थोड़ा चलते हैं आगे। ये जो मृदा भूगोल है अभी किसका भाग चल रहा है, भौतिक भूगोल का। तो मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल का ही भाग है, जिसमें मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया, मिट्टी का प्रकार क्या क्या है, उनका उत्पादकता है, कौन सी मिट्टी मिट्टी जो है कितनी उत्पादकता करती है, कौन सी ज्यादा उपजाऊ है, कौन सी कम उपजाऊ है, उसका वितरण कहाँ कहाँ पाई जाती है, उपयोग क्या क्या है, आदि का अध्ययन किया जाता है इस मृदा भूगोल में। अब आ जाते हैं मानव भूगोल में। मानव भूगोल में देखो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत जो है समाज और उसकी स्थानिक या प्रादेशिक गत्यात्मकता, यानी समाज जो है उसकी गति कैसी, पहले समाज कैसा था, फिर कैसे विकसित हुआ, फिर कैसे, ठीक है, वो और समाज का योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्व, उस समाज ने क्या क्या सांस्कृतिक तत्व बनाए, उसने घर कैसे बनाए, उसने ना उसके खान पीन के तरीके क्या है, उसने घर आवास कैसे बनाए, उसने अपनी सोसाइटी के अंदर जो प्रतिरूप है वो कैसे बनाए, ये सब कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। उसके अलावा इन सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन भी इसी में किया जाएगा, समाज से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का। अगला है जनसंख्या या अधिवास भूगोल। ये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या की वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। कौन, ये जनसंख्या भूगोल में, कि भाई लोग हैं तो लोग कितना काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे महिलाएं कितनी है, पुरुष कितने हैं, घनत्व कितना है, उनका वितरण कैसा है, कहाँ कहाँ पे लोग रहते हैं, उनका प्रवास, कहाँ रहते हैं, आते जाते हैं या एक जगह स्थायी रहते हैं, वो सब कुछ का अध्ययन कहाँ करते हैं, जनसंख्या भूगोल में। जबकि अधिवास भूगोल में क्या करते हैं, ग्रामीण और नगरीय अधिवास, अधिवास यानी कि जो घर होते हैं ना, इनको ही अधिवास बोला जाता है, कि भाई किस प्रकार के घर है, ठीक है। तो अधिवासों का क्या किया जाता है इसमें, आदिवासियों का वितरण का प्रारूप के कैसे कैसे वितरण में फैले हुए हैं, उनका प्रारूप कैसा है, कैसे घर बनाए गए, अन्य विशेषताओं का अध्ययन भी किया जाता है। फिर आता है मानव भूगोल की एक और शाखा, उसका नाम है आर्थिक भूगोल। ये मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। देखो मैंने अभी आपको जो सारणी बताई थी उसमें अपन ये सारी चीजें देखी कि आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई है, ये कैसे जुड़ी हुई है, यानी कि कृषि कैसी हो रही है, उद्योग और पर्यटन क्या कैसा है, व्यापार कैसा है किसी एक स्थान का, वो आर्थिक भूगोल में अपन पढ़ते हैं। ऐतिहासिक भूगोल उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है, प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता ही है, और भौगोलिक तत्वों में भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल में करते हैं। तो ऐतिहासिक भूगोल में क्या करते रहते हैं कि कोई भी जो क्षेत्र है, वो आज जो हमारे सामने क्षेत्र है, क्या वो पहले ऐसा ही था, नहीं, उसका एक इतिहास है, उस इतिहास को पढ़ेंगे, उस इतिहास में उस भौगोलिक तत्वों में कुछ बदलाव भी हुआ है, मानव ने किए हैं कुछ बदलाव, ठीक है। उसमें जैसे नदी थी तो पहले तो नदी सिर्फ नदी बह रही थी, उसके ऊपर कोई बांध नहीं था, कोई डैम नहीं था, लेकिन इंसान ने बनाया उसको, ठीक है। उसका वो इतिहास है, वो ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ा जाएगा। राजनीतिक भूगोल, ये क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र उसकी राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से इसको देखता है, उसकी सीमाएं, उसका निकट पड़ोसी के साथ संबंध कैसा है, उसका भूवैन्यासिक संबंध कैसा है, यानी वो उसकी सीमा कैसी लगती है उसके साथ, यानी वो अगर मान लो उसकी तटीय सीमा लगती है, पास में समुद्र है तो उसके पास बंदरगाह होने के चांस है, इस तरह के वैन्यासिक संबंध देखता है। निर्वाचन क्षेत्र देखता है, लोगों के मतलब किस तरह के वहाँ निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया है, परिसीमन, चुनाव का परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए भी सैद्धांतिक रूपरेखा का विकसित करता है। ये देखता है कि यहाँ के लोगों की राजनीतिक
व्यवहार कैसा है, यहाँ के लोग कैसे राजनीति से प्रभावित होते हैं। फिर आता है जीव भूगोल। ये तीसरा है, देखो पहले मैंने पढ़ाया आपको भौतिक भूगोल, तीसरा दूसरा पढ़ाया मानव भूगोल, तीसरा है जीव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर आपस इन दोनों के जुड़ने से जीव भूगोल का क्या होता है, विकास होता है। जीव भूगोल का उद्भव हुआ है। इसके अंतर्गत निम्न शाखाएं जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तो इकोसिस्टम वो पढ़ते हैं जो, और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, ये सारी की सारी जो है इसके अंदर आप देखोगे जीव भूगोल में पशुओं और उनके निवास क्षेत्र का स्थानिक स्वरूप भौगोलिक विशेषताओं के रूप में अध्ययन कर लेते हैं। वनस्पति में प्राकृतिक वनस्पति, उसका निवास क्षेत्र कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी परिस्थिति, उसके स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में क्या करते हैं, प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन कर लेते हैं। पर्यावरण में क्या होता है, संपूर्ण विश्व में जो पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखो ये था सारा का सारा क्रमबद्ध उपागम के हिसाब से। अब देखते हैं प्रादेशिक उपागम के हिसाब से भूगोल की शाखाएं। तो प्रादेशिक भूगोल के हिसाब से या प्रादेशिक उपागम के हिसाब से भूगोल की शाखाएं हैं तो बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय अध्ययन, यानी इसको बड़े भागों में, फिर बीच के मध्य भागों में, फिर लघु स्तरीय भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, मतलब किसी ग्रामीण का, किसी इलाके का नियोजन और शहर का नियोजन यानी प्लानिंग जो होती है ना, उसके हिसाब से प्रादेशिक नियोजन। फिर प्रादेशिक विकास, यानी किसी एरिया का, प्रदेश का विकास कैसे करना है। प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण, ऐसे दो पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ है, मतलब सभी के लिए ही अपन क्या करते हैं, उसका विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। लास्ट में अपन ने जो किया है कि भाई अपन ने जो प्लानिंग की है उसके बाद में इसका विश्लेषण करेंगे भाई कैसी है। तो इस तरह से हमारे पास देखो प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं क्या आएगी, प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, जिसके अंतर्गत एक बार मैं इसको साफ करती हूँ, ओके साफ कीजिए। ओके, देखिए प्रादेशिक या क्षेत्रीय अध्ययन जिसमें स्थूल प्रादेशिक, स्थूल यानी बड़े, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म यानी छोटे प्रदेश, यानी बड़ा भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ बीच के लिए हो सकते हैं, इन बीच में कुछ छोटे छोटे और प्रदेश हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको बांट करके इसका प्रादेशिक विकास देखा जाएगा, इसका प्रादेशिक विश्लेषण किया जाएगा, प्रादेशिक योजना भी बनाई जाती है जिसमें देश में ग्रामीण योजना और शहरी योजना, गांवों के लिए अलग से योजना तैयार होती है और शहरों के लिए अलग से। ठीक है, ये सारे की सारी भूगोल के प्रादेशिक उपागम के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब देखो आगे जो दर्शन था उसके अंदर देखो भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव की पारिस्थितिकी, ठीक है, विधि तंत्र और तकनीकी, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र, परिणाम, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी, यानी वैल्यूज से, कुछ मात्राओं से, कुछ संख्याओं से निकाला जाता है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, जैसे किसी क्षेत्र पे जाके वहां सर्वे करते हैं, उन क्षेत्र सर्वे की विधियों से ना कुछ अध्ययन करना। भू सूचना विज्ञान तकनीकी, जैसे कि आजकल चल रहे हैं ना जीआईएस, जीपीएस, एलपीएस, ये सारे क्या है, ये नवीन तकनीकियां हैं। ठीक है, उपयुक्त वर्गीकरण से भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत होती है, जिसमें भूगोल पाठ्यक्रम सामान्य रूप से इस ढांचे में बनाया गया और पढ़ाया गया है। भूगोल का जो पाठ्यक्रम है इसी ढांचे में बनाया गया है और इसी में पढ़ाया जाता है, परंतु ये रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है ना, लेकिन क्योंकि किसी भी विषय की ये बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता है। तो आप देखो कि हर एक विषय जो है पहले पढ़ा जाता था वैसे आज नहीं पढ़ा जाता है, उसमें नई तकनीकी, नए विधि तंत्र, नई समस्या, नई सोच आई जाती है। ठीक है, उदाहरण जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीकी थी, अब संगणक यानी कंप्यूटर निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। यानी पहले क्या हाथ से मानचित्र बनाए जाते थे, अब क्या है कंप्यूटर बनाता है। तकनीकी ने विद्वानों को वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। पहले क्या होता है, कोई हमारे पास डेटा होते थे, आंकड़े होते थे, फिर अपन उसको सारणीबद्ध करते थे, एक मतलब बुक्स होती थी, नोटबुक्स वगैरह उनमें सेट करके रखते थे, है ना, किताबें कॉपियों में। लेकिन अब क्या है ना, हमारे पास कंप्यूटर है, अपने पास मेमोरी है, तो उसमें क्या कर लिया अपन ने, उस आंकड़ों का प्रबंधन करके उसको सेट करके अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो क्षमता बढ़ गई है आज मनुष्य की, ठीक है, पहले के मुकाबले में। इंटरनेट जो है व्यापक सूचनाएं दे देता है। आज पहले क्या है ना, अपन सिर्फ भारत का अध्ययन करें तो भारत में भी पता नहीं अलग अलग एरिया में जाएंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो अपने पास जो है सूचनाएं वहां जाके लानी पड़ती थी या किसी से अपन को मालूम करनी पड़ती थी। लेकिन आज क्या इंटरनेट के माध्यम से क्या है, आपके पास सूचनाएं बहुत सारी है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता की में अपार वृद्धि हो गई है। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है,
ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, सॉरी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये है ठीक है, ने ज्ञान, भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थितीय तंत्र जैसे जीपीएस, ठीक है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया। आज आप जीपीएस से अपने लोकेशन भेज देते हो किसी को भी कि भाई तू कहाँ है, भाई मैं यहाँ हूँ, मैं लोकेशन भेजता हूँ, तू आ जा, ठीक है, तो लोकेशन पता चल जाती है अपन को, ठीक है। तो इस तरह से आज लोकेशन ढूंढने के लिए, इन सब के लिए क्या है, ये नए नए जो है तकनीकी अपन ने विकसित कर ली है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। जो हमारे पास जितना भी ज्ञान था ना लिखा हुआ, उसको आज अपन है ना अप्लाई कर करके देख सकते हैं, उसकी क्षमता बढ़ गई है हमारी। इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग यानी 11th क्लास की जो प्रैक्टिकल की बुक है ना, उसकी बात कर रहा है ये, उसमें अपन जाएंगे, इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जब अपन वो वाली बुक स्टार्ट करेंगे ना, प्रैक्टिकल की बुक भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो उसमें और अच्छे से ये बताया गया है, ठीक है। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे, उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, तो इस तरह से अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे में थोड़ी सी और ज्यादा चीजें है डेवलप हो जाएगी। एक बार से इसको साफ कर देते हैं, फिर देखते हैं आगे। अब क्या है, भौतिक भूगोल और इसका महत्व, ठीक है। 1 मिनट में देख लेती हूँ लेसन कितना बच गया है भाई हमारे पास। बस ये इतना ही है, इसको आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बेटा, पर आज इसको कंप्लीट करने से फायदा ये होगा कि फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन दे दूंगी, ठीक है। चलो इसको करते हैं। पुस्तक का शीर्षक विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। पुस्तक का शीर्षक यही है, भौतिक भूगोल, ठीक है, और उसके स्वरूप, ठीक है। देखो एक मिनट, ये देखो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है ये इस बुक का नाम, ठीक है। तो ये भौतिक भूगोल जो है, अपन भौतिक भूगोल को ही पढ़ रहे हैं इस बुक में, ठीक है। ये भूगोल, यहाँ भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। तो एक बार मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा कम अच्छे से शो हो, ये मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। भौतिक भूगोल में भूमंडल जैसे भू आकृतियां, प्रवाह, उच्चावच, ठीक है, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार आदि। जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंधित तत्व, ठीक है। जय मंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी चाल यानी इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एवं पारिस्थितिकी संतुलन, ठीक है, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। मिट्टियां कैसे होती है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया से निर्मित होती है। तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काला अवधि पर निर्भर करती है। जैसे कोई भी चट्टान है, ये है मान लो चट्टान है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ मिट्टी मिलेगी आपको ऊपर, क्यों, इसमें इसमें से चट्टान से टुकड़े टूट रहे हैं। यहाँ पे मान लो कोई पेड़ लगा हुआ, तो इस पेड़ की पत्तियां यहीं पे सड़ गल के इसी मिट्टी के अंदर मिल गई। यहाँ मान लो कोई जानवर रहता था, वो मर गया, या वो मल मूत्र करता है, वो इसी मिट्टी के अंदर मिलता है, वो मर गया तो उसका पूरा अवशेष इसमें मिलेगा। तो मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, उसकी मूल चट्टान से, इसके टुकड़ों से, वहाँ की जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसी, उस पर भी मिट्टी के निर्माण में जो है फर्क पड़ेगा। वहाँ की जैविक प्रक्रिया, ये पेड़ ये जानवर क्या था, जैविक प्रक्रिया, काला अवधि, वो जो टाइम लगा है उसको बनने में, उस पर निर्भर करती है। काला अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होती है। मृदा की प्रोफाइल देखो, इस तरह से 4 प्रोफाइल्स होती है मृदा के नीचे ना, लेयर्स होती है मृदा की, ठीक है। ये आपको जब ये आएगा ना आगे मृदा वाला, तो उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो मृदा की प्रोफाइल्स के विकास में ये सहायक, ये काल अवधि मिट्टियां जो है ये परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा की प्रोफाइल्स के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ये मिट्टी भी महत्वपूर्ण है जो अपन इसमें पढ़ रहे हैं, हर चीज महत्वपूर्ण है मानव के लिए, तो ठीक है, क्योंकि मानव के लिए सब संसाधन है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती है जिसपे मानव अपनी क्रियाएं संपन्न कर लेता है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए करता है, जबकि पठारों पर वन और खनिज संपन्नता पाई जाती है। पर्वत, चारागाह, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को, जैसे पर्वत में क्या करता है, चारागाह चराने जाता है अपने पशुओं को, वन है वहां पे, पर्यटक स्थल भी बना रखे हैं, अपने हिल स्टेशन बना रखे हैं, तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। देखो भाई, जहाँ जैसी जलवायु होगी वहां वैसे ही घर बनेंगे, वैसे ही वस्त्र पहने जाएंगे, वैसा ही भोजन होगा, ठीक है। जलवायु का वनस्पति सस्य प्रतिरूप, सस्य प्रतिरूप यानी जो फसल का प्रतिरूप होता है ना, फसल प्रतिरूप,
ठीक है, उसको पशुपालन एवं कुछ उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव डालता है। देखिए, ये जो जलवायु है वनस्पति पे, फसल के प्रतिरूप पे, पशुपालन पर और उद्योगों पर भी जो है प्रभाव डालेगा कि उद्योग जो बनेंगे वहां की जो जलवायु उसके हिसाब से ही बनेंगे, क्योंकि वहां जो कच्चा माल मिलेगा उसी के हिसाब से तो उद्योग लगाने पड़ेंगे। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्रों में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलक यानी एयर कंडीशन यानी एसी जो है, और वायु शीतक। ठीक है, इस तरह से क्या है ना, गर्म प्रदेशों में अपन ऐसे ऐसे लगा लो, है ना, वायु शीतक लगा लो, ये क्या करते हैं, ये ठंडा कर देते हैं उस एरिया को। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जहाँ तापमान और वर्षा होगी ज्यादा वहाँ अच्छे घने वन होंगे, सदाबहार वन होंगे। ठीक है, उनके घनत्व को प्रभावित करेंगे, घास के प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। ये देखो भाई, मॉडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम मान लो गर्म प्रदेश में गए, वहां ऐसे लगा दी तो पूरा प्रदेश ठंडा हो जाएगा, नहीं। उस एक एरिया में जहाँ एक छोटे से कमरे में या एक बड़े हॉल में जहाँ आपने लगाया उसको आप ठंडा कर सकते हो। ठीक है, उस इतना थोड़ा सा इसका क्या है, सीमितता है वो एक भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। भारत की जो कृषि है ना वो पूरी की पूरी मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती है। इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, मानसून का जुआ है भारतीय कृषि। ठीक है, अच्छी अच्छी वर्षा हो जाएगी तो कृषि भी अच्छी होगी, कम वर्षा होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगी, है ना, कृषि खराब हो जाएगी हमारी फसलें। वर्षा भूमिगत जल धारक पर स्तर एक्वीफायर को पुनरावेशित रिचार्ज कर कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। यानी हमारे जो हम क्या करते हैं, पूरे साल भर में हमारे जो जमीन में पानी है उसको निकालते रहते हैं ना, हमारी नदियां हैं उनमें से पानी लेते रहते हैं। फिर मानसून में जब वर्षा होती है तो नदी में पानी वापस आ जाता है, नीचे का जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे साल क्या है, कृषि और घरेलू कार्य के लिए क्या है, उपलब्धता को संभव बनाता है मानसून। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन भी करते हैं। संसाधन भरे पड़े हैं समुद्रों में, ठीक है, तो उनका भी अध्ययन अपन किस में करते हैं, इस भौतिक भूगोल में करते हैं। वहां मछली अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी कौन है, संपन्न है, ये समुद्र संपन्न है। ठीक है, तो उनका भी अध्ययन कर लेते हैं अपन। भारत ने समुद्री तल में मैग्नीज पिंड नॉड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। हमारे ना तट है ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अपने ये जो परमाणु हथियार में काम आने वाले खनिज होते हैं ना, यूरेनियम, थोरियम, ये यहाँ पाए जाते हैं केरल तट के आसपास। तो भारत ने समुद्र तल से मैग्नीज पिंड को प्राप्त करने की या एकत्रित करने की तकनीकी को विकास किया है, ताकि अपन यहाँ से क्या कर सके, इस मैग्नीज को निकाल सके। मृदा एवं नवीनीकरण पुण्य स्थापनीय संसाधन है, मृदा भी वापस आ जाती है ना, वो वापस बनती रहती है। मृदा क्या है, जैसे मान लो अपन ने यहाँ फसल उगाया, इस मृदा की उर्वर क्षमता खत्म हो गई, लेकिन धीरे धीरे इसको पृथ्वी पे छोड़ देते हैं अपन, पृथ्वी पे छोड़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इसकी उर्वर क्षमता वापस जनरेट हो जाती है। तो ये एक नवीकरणीय या पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मृदा से तो प्रभावित होंगे ही भाई अपन। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। जैसी संस्कृति होगी वैसी ही मिट्टी की उर्वरता होगी। अगर सर हमारी संस्कृति देखो, भारत की संस्कृति कैसी है, ऐसी संस्कृति जो मिट्टी को प्रकृति को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो कहीं कहीं जहाँ ऐसी संस्कृतियां मिलती है ना, वहाँ मिट्टी प्रकृति अच्छी रहती है। ठीक है, मृदा पौधों, पशु और सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीव मंडल के लिए आधार प्रदान करती है। मृदा में क्या रहते हैं, पौधे उगते हैं, पशु रहते हैं, कुछ छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी मृदा में ही रहते हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन के संबंध से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, भौतिक भूगोल क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन भी करता है, उनका प्रबंधन भी करता है, इनसे संबंधित ही विषय है ये। ठीक है, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना पड़ता है कि भाई मानव कैसे इन भौतिक प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहे हैं, इनको समझते हैं। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, भौतिक पर्यावरण क्या करता है, ये पर्यावरण संसाधन मानव को प्रदान करता है और मानव इन संसाधनों का उपयोग करता है और अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर लेता है। ठीक है, मानव अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कैसे करता है, इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों, इसी पर्यावरण संसाधन के साथ। तकनीकी की सहायता से संसाधनों को के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ा दिया है। आज क्या कर रहा है मनुष्य, तकनीकी के विकास के साथ साथ उसने क्या किया है, संसाधनों का उपयोग बढ़ा दिया है। संसाधनों का उपयोग बढ़ा देने से क्या हुआ है, ये जो पारिस्थितिकी संतुलन था वो बिगड़ गया है। ठीक है, और इसीलिए सतत विकास, और इसी सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपन को इस भौतिक वातावरण का ज्ञान हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर अपन को चाहिए, सतत विकास चाहिए जो रुके नहीं बीच में, उसके लिए अपन को इस भौतिक वातावरण का ज्ञान चाहिए।
जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। और ये जो भौतिक होता है उनका ज्ञान है, हमें भौतिक भूगोल पढ़ने से ही समझ में आता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजें समझ में आती है, क्या चीजें अपन समझ पाते हैं, कैसे अपन आज के मानव के साथ उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देखी। और आज मैं आपको एक बात और बोलती हूँ कि इसके जो क्वेश्चन है ना, ये पीछे के, ये भी मत छोड़ लेना कि भाई पीछे के क्वेश्चन अपन को 11th क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में थोड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन इन पीछे के क्वेश्चन को भी आपको देखना है। अब इसको अपन देख लेंगे कल। कल कैसे? कल मैं इसके क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस जो है इसके ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इस बुक में से, इस लेसन में से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस लिख करके आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना लैब असिस्टेंट नाम से बनाया हुआ, उसमें ना आपको दे दूंगी। ठीक है, मेरा मन नहीं है अभी तो इस पे कोई वीडियो बनाने का कि क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊं। मैं आपको वहां पे क्वेश्चंस दे दूंगी, आप उसको आंसर्स कर लेना, और फिर लास्ट में शाम को मैं आपको आंसर की दे दूंगी। ठीक है, आंसर की से फिर आप अपने आंसर मिला लेना। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि नहीं मैम आप यहाँ पे शाम को ना हमें क्वेश्चन तो दे दो, फिर शाम को आप उनको सॉल्व भी कराओ यहीं पे यूट्यूब पे। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि कल क्वेश्चन की वीडियो बने तो मुझे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम आप क्वेश्चन की वीडियो भी बनाओ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल दूसरा लेसन स्टार्ट करूंगी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपना जो लैब असिस्टेंट का ग्रुप बना हुआ है वहां पे आपको इसके क्वेश्चन डाल दूंगी। ठीक है, कल अपन पढ़ते हैं दूसरे लेसन को। थैंक यू सो